आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके रचनाकार हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्वानों का क्या मत है, इसे प्रथम उपन्यास किस किसने माना है, और उसके बाद इसकी भूमिका को पढ़ते हुए हम आगे उपन्यास और उसके पात्रों को देखेंगे। तो सबसे पहली बात रही कि हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 है, अथवा परीक्षा गुरु, यानी कि जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इस पर विद्वानों में मतभेद है, जहां डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन सरीखे विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। वहीं डॉक्टर गोपाल राय व डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने पंडित गौरीदत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया। यानी परीक्षा गुरु को डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला, और देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। हिंदी उपन्यास कोश के कोशकार संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपने कोर्स की शुरुआत देवरानी जेठानी की कहानी के प्रकाशन वर्ष यानी सन 1870 ईस्वी से ही की है। अब हम आ जाते हैं भूमिका। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है, उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता और न सुनता। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता और क्यों कर होना उचित है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उसमें क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी हैं, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा जैसे आजकल बनियों के घर में हो रहा, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई, चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इससे छपाने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। और श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ की चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। अब चंद पंक्तियाँ हैं रचनाकार द्वारा। दया उनकी मुझ पर अधिक विद से, जो मेरी कहानी पढ़े चित से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छिपावे बुरे को भली प्रीति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा। अब हम शुरू करते हैं भाग 1 से। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। पूरी कहानी इसी सर्वसुख नाम के जो बनिया हैं उनके बेटे और बहुओं को लेकर है। मंडी में आड़त की दुकान थी। सबसे पहले हम सर्वसुख नामक बनिए की पूर्व कहानी जानेंगे। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते, पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाचपात लेकर दुकान में डाल देता और फ़ायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते को भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया सब कुछ था, और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे था।
चना चबेना करता खांचा सर पर ले गलियों में फिरा करे था, पर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचापत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता छपर फाड़ के ऐसे ही देता। बड़ा भला मानस था, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाए कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा, यानी 2 बेटियां पार्वती और सुखदेई। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलतराम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली में ब्याही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। कहाँ? बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में किसकी सगाई तय हुई? सुखदेई की। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगी कि सुखदेई की माँ, लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर हैं, यूँ कहे थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेज़ी पढ़ाओ। किसने कहा? लाला बुलाकी दास ने। इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलतराम को तो मैं अपने कार में गेरूँगा, यानी अपने कारोबार में। ये उनके पिता कह रहे हैं और ये पति पत्नी का संवाद अभी चलेगा। उसने कहा, अच्छा तो है, सारा दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लोंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई। और मैं तुमसे कहना भूल गई, आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। सुखदेई इनकी छोटी बेटी। और भी मोहल्ले की 5-7 लोंडियाँ उसके घर जाया करे हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बात कही थी कि जब सुखदेई पड़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी। और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे है, लोंडियों को देख हरी हो जा है और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला, किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलतराम के साथ दुकान जाने लगा, पिता के साथ, लाला के साथ। और सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा, माँ लाला आवे है। छोटे लाल, ये छोटा बेटे की बात हो रही है। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी, आज दिन से क्यों आए? इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले, यानी कि इनके पिता बोले बच्चों के। सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करें। जहाँ दौलतराम का टेवा गया था, दौलतराम यानी इनका बड़ा बेटा, तनी गांठ करने को नाई आया है, यानी रिश्ता पक्का करने को। और झल्लामल जो कल खुर्जे से आए थे, यो कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, यानी कि जिसके साथ विवाह तय हुआ है उनका बता रहे हैं कि गरीब बनिया है वो व्यक्ति। सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारी समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटे लाल, हमारा नसीबेवर है। गुड़गाड़े के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। ये गुड़गांवे का है तहसीलदार, उसने इसका टेवा मांगा, यानी कि इनके छोटे बेटे का जो है टेवा उसने मांगा है। आगे कहते हैं कि रास्ते में अभी लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मामा जी से मिलने गुड़गांवे गया था, सो वह पूछे थे कि सर्व सुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा, साहब मदरसे में अंग्रेज़ी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा। तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुगड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलतराम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लोंडियों लोंडे का भाग है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया।
इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई, अगले वर्ष विवाह रख लें। छोटे लाल की पत्री गुड़गांवे मिल ही गई थी, यानी इनका जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी, लड़के की। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कहलावत आई कि सर्व सुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। ये जो होती है ना महिलाएं इकट्ठी और थोड़ा जो टीका टिप्पणी करती हैं, वही हो रहा है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है, बहू कहती पाँव पड़ूँ जी, वह कहती बहुत शीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे, यानी उसको आशीर्वाद देती। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तो वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वाजब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बरबानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है, कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कही थी इस पे सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। मतलब हर जगह तारीफ हो रही है। सुखदेई का अभी गोना नहीं हुआ था। सुखदेई इनकी छोटी बेटी बाप ही के घर थी। ननद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई न थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई बनेलियों को बुलाया और उनका पढ़ना लिखना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघड़ गया, गोना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में थी। ठीक है, बड़ा बेटा है दौलत राम, उसकी पत्नी का नाम है ज्ञानो, यानी कि हमारे ये जो देवरानी जेठानी की कहानी है, इसमें जो जेठानी है वो है दौलत राम की पत्नी ज्ञानो। जब कोई बैरबानी बाहर की आती, न तो पढ़ने को पीढ़ा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सरहाती तो कहती, हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख फूकी जाती, और जब इसे छोटी ननद भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बजावा थी, इधर की उधर इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने को आया। कौन? राम प्रसाद। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसा बनियों की रस्म होती है दे लेकर बहू को विदा कर दिया, और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुंचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गोने की चिट्ठी आई। लाना ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा कि मैं तो 5वें वर्ष करूँगी, यानी हापुड़ में रिश्ता हुआ था सुखदेई का। गोना ये होता है, एक विवाह की रस्में पूरी हो जाती हैं। गोना जब लड़की एक्चुअल में अपने घर से जो है ससुराल जाती है। तो सुखदेई की माँ जो है वो कहती है कि मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है, और यह भी कहा कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुनबे की लोंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेज़ी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था जो तुम लोग कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे।
बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना दिखाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा, तुम रोज़ रोज़ आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसे दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी रख लिया गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले हो गई थी। यह बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज़ देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपया महीना मिलेगा। फिर काम देखकर 60 रुपये महीना कर देंगे। 15 पे पहले और अब 40 पे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गोना कर लाए थे और अब गोनियाई अपने घर ही थी, यानी इसकी पत्नी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था कि मेरी बहू पढ़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसके घर वाले इससे खूब राज़ी, और यह बात परमेश्वर की दया से होती कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं। आज के समय में भी मुश्किल ही है। यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी। जब यह दोनों मिलते, एक दूसरे को देख प्रसन्न होते, इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरिक का अखबार लिया। छोटे ने अपनी पत्नी के लिए रात को उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसे और बनियों का हुआ करता, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा। किसकी बात हो रही? देवरानी की। चादर लग रही, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा, बोरियों के फर्श पर दरी बिछवा रखी, तस्वीर और फानुस भी लगे रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी, 2 कुर्सी छोटी, जिनकी आराम कुर्सी कहते हैं, जिनको एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज़ के पास लगी हुई। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चीही चादर खिंची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी, अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अक धक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुच्ची थड़े और एक तरफ नाच में के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो निरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू किसी सुथराई और सफाई और कहाँ, आटा पीसना और गोबर पातना इसको खूब आवे था। वाए दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध पिलोती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आता। जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज़्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव की सी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसीलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती, फिर सीना पिरोना, मोजे बुनाना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कला बत्तू के बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहती ले बैठती। ये देवरानी के बारे में बात हो रही है।
इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लोंडियाँ दो घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थी। किसी को मोज़े बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनेलियों को कहानियाँ सुना सुनाकर कभी रुलाती कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व और कोई तिथि पर भी होती और सीना पिरोना ना होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब व्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। जेठानी। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़ी में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया, यानी कि हापुड़ में किसका विवाह हो रखा है? सुखदेई का। और उसका भांजे का जो विवाह वो यहाँ मारवाड़ी में, तो वो आया था वहाँ से। कहाँ से? हापुड़ से। अगले दिन लाला सरसुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को यह चिट्ठी दी, घर पहुँचा देना। लाला ने नौकर के हाथ चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने अपने आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुनाई। इसकी सास यानी कि सुखदेई की माँ को ये पत्र पढ़ के सुना रही है जो उन्होंने भेजा है। स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य बहु आनंदी जी। आनंदी कौन है? यानी कि इस उपन्यास का जो देवरानी का पात्र है वो है, उसका नाम है आनंदी। तो वो लिखती है, बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, पर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले। यहाँ से मेरा जी उछट रहा। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊँगी लेती आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लोंडियों का मदरसा हो गया। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना, और सब सहेलियों और भनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब ज़रूर लिख भेजना, थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मती मार्गसिर बदी 1 संवत 1925। ठीक है, ये पत्र था। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटी के लड्डू कर लीजो, लोंडिया को कोथली भेजनी है, और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। अब उनकी जो माँ है उन्होंने जो चिट्ठी लिखने को कहा है वो इस प्रकार है। स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा, यानी कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा से बात कर ली, वो तुम्हें बुला लेंगे। सो उन्होंने कहा कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लोंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया कि भाई तू ही लोंडिया को जाके ले आइयो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवालय बन रहा। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज़ रोज़ फुलकारी सीखने आया करे। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित्य याद कर ले थी। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेबास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे था, सो यह भी न देख सकी। फुलकारी का औना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही। मेरी राम राम अपनी सासू और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्ग सिर्क सुदी 2 संवत 1925। ये जो चिट्ठी है जो लाला जी के घर से अब वहाँ जाएगी, कहाँ? हापुड़ में।
यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गई और ज़बानी भी कहलवा दिया गया कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लोंडिया को लेने बहल आवेगी। ऐसा ना हो कि उल्टी फेरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गो की धार काटती। जेठानी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गो की धार काटती, गोबर पाती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जाया था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थी, पर वैर विषवाद बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया। पीसना, खोटना, चरखा पुनी ऐसे मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसीलिए कि उसके बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कलाबत्तू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा, घड़ी भर पीसा 2 पैसे का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावत का काम कर लेती। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 बनेलियाँ थी, सो कोई ना कोई इसके पास आ बैठा करे थी। यह उससे देवरानी का ही झीका झीकती, सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है। छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है, यो कहे है कि यह तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। अभी अपने ही घर का जो है भेद औरों को दे रही है और अपने मतलब पूरे ही परिवार की तो ये बुराई कर रही है, चाहे सास हो, ससुर हो, चाहे इसकी देवरानी हो, ठीक है। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है। मेरे देवर 70 चीज़ें लावे, दोनों खसम जोरू खावे, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले के दिन ज़रा सा मूंग का दाना मेरे बस्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटांग भर पक्का घी दाल में डाल के खावे। इस प्रकार से नित्य चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती कि ले पिसे कोई और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी, सो कहो मेहनत नहीं होती। मतलब वो काम भी करती जाती और उसकी बुराई भी करती जाती, उसको सुनाती रहती। देवरानी चुपके सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। अब इतना ही उसका बोलना था कि जो उसकी जेठानी थी वो भड़क गई और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है उससे कह, छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अरे तू क्यों उससे बोलने गई थी? उसने कहा, अय जी मैं तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरना जगत की हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज़ रोज़ के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। बड़ा बेटा जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूँगी, तुम्हारी तुम जानो। यानी अलग करने की बात हो रही है। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू के रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली, अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है। जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। ये पति पत्नी की बातें चल रही हैं। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती।
जब यह खबर गुड़गांवे पहुंची कि लाला सरसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रहे थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी। तहसीलदार साहब यानी आनंदी यानी कि देवरानी के पिता की यहाँ बात हो रही है। स्वस्ति श्री सर्वोपमय योग्य बीबी आनंदी जी यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त, ये राम प्रसाद इसका भाई पहले हमने देखा है, बाल गोपाल की राम राम बचना। यहाँ शेम कुशल है, तुम्हारी शेम कुशल चाहते तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है। सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया। बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान देगा। राम प्रसाद आगरे में वकालत का इम्तहान। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है, यानी उसकी बहन 1 महीने से बीमार है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो ये पत्र होगा बेटी को लेके। आज इस भाग में इतना ही, बाकी का हम अगले भाग में पढ़ेंगे।